सभी को फिर से जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी के चरणों में नमन एवं वंदन। और आज गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम फिर से पेन पॉइंट के बारे में वापस से चर्चा करेंगे कि हमें पेन पॉइंट क्यों चेक करने चाहिए और उनका महत्व क्या है, और उनको निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स अवेलेबल हैं, और हमें वो कब देने चाहिए। लेकिन जो बात आती है कि कब देने चाहिए, ये थ्योरी से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल में समझ आता है जब हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। पेशेंट चाहे 10 आए या 20 आए या 100 आए, जो भी पेशेंट आए उसको हमेशा चाहे फास्ट में, रैपिडली, चाहे आराम से बैठ के, लेकिन जब भी ट्रीटमेंट दें एक बार थोड़ा सा एनालाइज करके दें कि इसको देना क्या है आखिर। क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि हमने इस पेशेंट को इस ट्रीटमेंट से ठीक किया था, तो हमें ये भी पता रहेगा कि आगे जब फिर से वैसा पेशेंट आएगा तो हमें उसे क्या ट्रीटमेंट देना है। इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी और थोड़ा सा साथ में थ्योरी भी, दोनों आपस में बैलेंस चाहिए और ज़रूरी है दोनों। तो इसी के साथ आज की हम क्लास शुरू करते हैं। सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी को नमन और उनसे आशीर्वाद लेते हुए कि आपकी कृपा से ही हमें समझ आएगा। हम गवार है पूरी दुनिया के, हमें आता वाता कुछ नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो सिर्फ गुरु जी की कृपा से आ सकता है। ये सभी को बात समझनी पड़ेगी कि जो मिलेगा कि गुरु जी के आशीर्वाद से मिलेगा। इसीलिए पात्रता चाहिए हमारे को आशीर्वाद के लिए भी, कि गुरु जी का आशीर्वाद हमें मिल सके, आशीर्वाद मिले तो हम उसको उपयोग उपयोग भी कर सकें। तो इसी के साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। सद्गुरुदेव भगवान जी को नमन और परमात्मा को नमन। परमहंस यानी परमात्मा, तो उनको नमन। गुरु से प्यार कर देता है बेड़ा पार। गुरु से प्यार कर देता है बेड़ा पार। मानव जीवन का हो जाता है उद्धार। यानी कि अगर हमने सच्ची लौ गुरु से लगाई, गुरु से अगर हमने सच्चा प्रेम किया है, तो बेड़ा पार हो जाता है हमारा। भवसागर से पार है, कौन सा मर्जी सागर हो उससे भी पार हो जाएंगे हम। उससे हमारा मानव जीवन सफल हो जाता है, उद्धार होता है। लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बस यही लगा रहता है पूरे टाइम। कुछ नहीं कर पा रहे लोग दुनिया में। हमारे पास एक मौका दिया गुरु जी ने हमारे को। बड़े चुनिंदा लोगों को मौका देते थे गुरु जी। गुरु जी बोलते थे कि कमांडो हैं हम न्यूरोथेरेपी के, तो बड़े चुनिंदा लोगों को मौका मिलता है कि वो मानव जीवन का अपना भी उद्धार करेंगे, दूसरों का भी करेंगे साथ में। अपना तो हम कर ही रहे हैं अभी, लेकिन हमारे पास मौका है कि हम दूसरों का भी बेड़ा पार कर सकते हैं, उनका भी उद्धार कर सकते हैं। चाहे किसी भी लेवल पर करें, हमारे पास एक मौका है। अच्छा, पेशेंट हमारे पास चलकर आता है, लोग कहीं चलकर जाते भी नहीं है वैसे मंदिर के अलावा, लेकिन पेशेंट हमारे पास चल के आ रहा है, हम कर सकते हैं उसका भला, तो हमें करना होगा भला उसका, क्योंकि हमारे पास मौका है। तो एक पहले हमने पढ़ा था कि पेन पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन खराब है, तो इसलिए पेन पॉइंट कारण बनता है एक। क्या सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन का कम होना ही पेन पॉइंट में दर्द मिलने का कारण हो सकता है? तो इसके अलावा आजकल मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, जो आजकल यानी कि 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। एंड होने वाला तो 2025 आएगा। तो इन्हीं प्रेजेंट टाइम की, इन्हीं सालों की बात कर रहा हूँ कि इस साल इन प्रेजेंट टाइम्स में क्या देखने को मिलता है लोगों में। पेन पॉइंट का दर्द एक बड़ा कारण है जो आज के समय में बहुत अधिक देखने को मिलता है। उसमें क्या कारण है? वो है जगह जगह बॉडी में गैस का अटकना। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको ट्रीटमेंट देंगे, तो कई बार देखा होगा आपने, इधर भी दबाया तो उसको डकार आ रही है, इधर दबाया तो डकार आ रही है, इधर गैस पास हो रही है, वैसे गैस पास हो रही है। तो आजकल हर बंदे में गैस की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। गुरु जी द्वारा दिए गए एलिमेंट्री वेद में भी गुरु जी ने जिक्र किया है कि खान पान एवं दिनचर्या का ठीक होना बहुत जरूरी है, तभी पेशेंट को पूर्णतः लाभ मिल सकता है। यानी कि क्या? अगर पेशेंट का खाना पीना सब ठीक है, आज यहाँ से ट्रीटमेंट करा के गया, घर जाके उसने फिर से कुछ खा लिया, तो उसको दिक्कत आएगी। और दिक्कत आने से क्या होगा? चलो मान लिया जाए उसका दर्द नहीं बढ़ा, लेकिन अगले दिन हमें पेन पॉइंट में दर्द वापस मिलेगा, और तब पहचानना मुश्किल हो जाता है कि दर्द आया क्यों है। तो एक ही पेन पॉइंट काफी कुछ बता रहा है, तो हम क्या माने कि वो दर्द क्यों आया है। तो ये पहचाना जाता है कि उससे हमें उसको फिर से एक बार बैठाना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा कि भाई तुमने आखिर किया क्या है। तो होता क्या है कि ऐसे भी देखने को मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति हमसे थेरेपी करवा रहा है अभी प्रेजेंट में, और ठीक भी होता जा रहा है, लेकिन कभी रात को लेट खाना खा लिया या अपनी लिमिट से अधिक खा लिया, सुबह देर से उठ रहा है, और बीच में कभी कुछ खाने में गड़बड़ी कर दी, और दूसरी बात यह है कि इतना कुछ कर भी लिया उसने, लेकिन व्यायाम नहीं किया उसने ठीक से, यानी कि अपना शारीरिक श्रम नहीं किया, जिससे कई बार पेशेंट को गैस भी बन जाती है। और क्योंकि आजकल अधिकतर लोगों का शारीरिक श्रम काफी कम होता जा रहा है,
तो बॉडी में बनने वाली गैस वहीं अटक जाती है, और नेक्स्ट डे जब हम चेक करेंगे तो वापस से पेन पॉइंट में दर्द मिलेगा हमारे को, और वो मिलता भी है हर बार। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो कि पेशेंट से प्रतिदिन पूछते रहो उससे बार बार, वो उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, मानने दो उसको। आज सुबह या कल पूरे दिन में आपने क्या क्या खाया, उसमें पेशेंट कई बार हमारे से कॉमेडी कर देते हैं। मैंने रोटी खाई है, रोटी तो खाई है, सब्जी क्या खाई है, सब्जी खाई थी, दाल खाई, दाल कौन सी खाई थी। तो तब जाके वो 5-6 बार पूछेंगे डीप में, तब वो बताएंगे कि ये खाना खाया था एग्जैक्ट। इससे उनके खान पान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ये भी पता चलेगा कि जो दर्द आज वापस आया है, ये कहीं खाने पीने से तो नहीं है। और ये भी कि जो पेन पॉइंट कल नहीं था और आज अचानक से मिल गया है, कहीं वो भी तो खाने की वजह से तो नहीं है। कल उसका हमने दर्द निकाल कर भेजा, पेन पॉइंट सब क्लियर थे। अगले दिन जब वो आता है, देखते हैं कि उसका पेट में टाइटनेस भी है और उसको दर्द बना हुआ था रे पेन पॉइंट में। तो ऐसे में इससे पूछना पड़ेगा कि तुमने कल क्या क्या किया था और क्या क्या खाया था। उससे हमारे को एक डायग्नोस मिलता है कि हाँ, ये इस वजह से भी हो सकता है ये। इसीलिए ये भी देखने को मिलेगा कि पेशेंट अपने खाने पीने के प्रति सचेत होता है। अब हमने उससे बार बार पूछा, वो रोज आएगा, मुझसे रोज पूछेंगे कि अब कल क्या खाया था, आज सुबह क्या खाया, अब क्या खाओगे। तो क्योंकि हम उससे बार बार पूछेंगे, तो कई बार होता है कि पेशेंट इस चीज के लिए अनअवेयर होता है। लोगों को अवेयरनेस है वैसे, कुछ लोग होते हैं जिनको अवेयरनेस पूरी नहीं है कि हाँ ये ऐसा भी होता है। तो उनको पता चलता है कि जो मेरे को आज दर्द है, आज दर्द वापस से बढ़ा है, ये उस टाइम मैंने कुछ खा लिया था बायवादी वाला, XYZ, जिससे भी उसको दिक्कत होती है, वो खाया था तो दर्द बढ़ गया। इतना है कि चलो अगली बार उस चीज के लिए वो थोड़ा सा अवेयर रहेगा। तो चीजों को उनका नहीं पता होता, क्योंकि वो शायद अनअवेयर था। ये पता होते हुए भी वो बार बार गलती दोहरा रहा था, इसीलिए वो समस्या में था। तो हमारे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होने से, थोड़ा हम सख्ती करेंगे, हो सकता है पेशेंट क्या पता परहेज कर ले, क्या पता उस पर भगवान की दया हो जाए। ये चलो, अगर वो रेगुलर खाता पीता भी है, यानी कि परहेज पूरे टाइम नहीं कर पाता, हो सकता है हमारे पूछने से बार बार उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाए। कुछ भी हो सकता है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा पूछना जरूरी है उससे, उसको भी थोड़ा सा डर बैठना चाहिए मन में कि हाँ, ये बंदा मेरे से पूछता तो मेरे को अब कल से ये चीज नहीं करनी, या कल लो कम से कम झूठ नहीं बोलना मेरे को आगे से। हाँ, लेकिन ये बात भी उसी पेशेंट के लिए लागू होती है जो ठीक होना चाहता है। अगर बार बार एक ही चीज रिपीट होती रहेगी, ऐसे में पेशेंट को फुल रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए हर पहलू को हमें अलर्ट होकर रहना होगा। हर पहलू के लिए हमें अलर्टनेस जरूरी है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। और जो पेशेंट नहीं फॉलो करेगा उसके लिए हम कोई भी नहीं कर पाएगा फिर उसके लिए। तो ये चीजें उन्हीं के लिए हैं जो पेशेंट ठीक होना चाहते हैं आखिर में। आजकल जो एक बहुत ही कॉमन पेन पॉइंट मिलता है, बनता जा रहा है, वो है गैस ओनली का पेन पॉइंट। आजकल लगभग हर पेशेंट में ये पेन पॉइंट देखने को मिल जाता है। और क्यों मिलता है, क्यों, इसका जवाब मिलेगा हमारे को पहले उसकी थोड़ी सी एनाटॉमी जानने पर। में जो हम गैस ओनली का पॉइंट देते हैं, वो देते हैं हम श्वास मेजर मसल के द्वारा, जो कि हम दोनों थाइज पर देते हैं। और ये एग्जैक्ट उसी उसी लोकेशन पर मिलेगा जितना लोकेशन गुरुजी ने गैस ओनली का बताया हुआ है। यानी कि पेन का अगर पॉइंट इतने ऊपर आता है, तो उससे इतना नीचे का पॉइंट गैस ओनली का है, तो उससे थोड़ा सा नीचे गैस आगे आ जाता है। तो असल में ये श्वास मेजर मसल होती क्या है, इसके बारे में कुछ खास बातें। ये जो मसल है फीमर बोन के हेड, यानी ऊपरी भाग, और स्पाइन के T12 से L4 वर्टिब्रे के आसपास में जुड़ी होती है, आपस में जुड़े होते हैं, जोड़ने का काम करती है। इसका एक मुख्य कार्य है जिसे हिप फ्लेक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब आप थाई को पेट के पास लेकर आते हैं, तो ये मसल काम करती है। ये मसल चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना और पैर को ऊपर की तरफ उठाने जैसी एक्टिविटीज में मदद करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि स्पाइन की वर्टिब्रा तक जाती है, जिसके कारण स्पाइन की स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करती है। कोर और पेल्विस की अन्य मसल के साथ साथ श्वास मेजर भी पोस्चर मेंटेन करने में मदद करती है। स्पाइन में ज्यादा झुकाव ना आए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी ने भी एलिमेंट्री वेद भाग 1 पेज नंबर 88 पर लिखा हुआ है कि रोज 5 मिनट हमें बैक वॉक करनी चाहिए, यानी कि उल्टा चलना चाहिए। इससे जो पिंडलियों की मसल्स हैं, उनको खिंचाव आता है। नाभि के आसपास की जो श्वास मेजर मसल है, वो उससे उकसाई जाएंगी, जिसका उपयोग हम गैस उपचार में भी करते हैं। तो गुरुजी ने यहाँ पे ऐसा लिखा है। फिजियोलॉजी के अनुसार यह मसल ब्रीदिंग में भी कार्य करती है। ऐसा सोचा गया है कि ये मसल, यानी कि श्वास मेजर मसल, शायद डायफ्रागम से कनेक्टेड होती है। श्वास मेजर मसल की स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और अन्य फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना जरूरी है।
लंबे समय तक बैठे रहने रहने या खड़े रहने से इस मसल में दिक्कत आ सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये मसल पूरी टाइट थी यानी कि नॉर्मल शेप में थी तो सर्कुलेशन ठीक था, लेकिन जब ये लूज होनी शुरू हो गई तो वहां से सर्कुलेशन कम होता चला गया, यानी कि स्पाइन तक का पूरा एरिया, उस एरिया में सर्कुलेशन थोड़ा कम होता जाएगा। जैसा हम देख सकते हैं कि श्वास मेजर मसल का स्पाइन की अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी बनाए रखने में बड़ा योगदान है। जब ये मसल वीक हो जाती है तो लंबर के एरिया में ब्लड फ्लो कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण कमर दर्द आ सकता है। भी एक कारण हुआ, ये नहीं है कि सिर्फ यही कारण होगा, इनमें बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसा हम एलिमेंट में जानते हैं कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि जब भी किसी पेन पॉइंट में दर्द होता है तो उसका मतलब है कि उस एरिया में ब्लड फ्लो की कमी है। जिस तरह हमारे अलग अलग पेन पॉइंट अलग अलग दिक्कतें दर्शाते हैं, जैसे डब्ल्यूडी का हमने बहुत बार जिक्र किया है कि वो यूट्रस प्रोस्टेट भी दिखा रहा है, वहाँ पे रेक्टम भी आता है, वहाँ लंबर एरिया भी है पीछे, तो वो पता लगाना हमारा काम है। इसी तरह जब हमें गैस ओनली के दर्द मिले, इसका मतलब हो सकता है कि स्टमक के साथ साथ लंबर एरिया में भी ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है। ये नहीं कि होगी ही होगी, लेकिन हाँ, चांसेस बनते हैं कि वहां पर भी समस्या आएगी इन फ्यूचर। तो हमें भी जानना होगा कि जो गैस ओनली दे रहे हैं वो स्टमक के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है, वो दे क्यों रहे हैं हम आखिर। अब क्योंकि गैस ओनली का उपयोग कई जगह पर किया गया है, जैसे स्टमक में कुछ खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे तो गुरु जी ने कई जगह दिखाया हुआ है, ये तो बी 12 से पहले वन गैस ओनली 6 पॉइंट, ये 125 TCC से पहले एक वन गैस ओनली 6 पॉइंट, क्यों, इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए और HCl एसिड के लिए। HCl एसिड HCl एसिड से स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स बी 12 के साथ बाइंड होकर इलियम में बी 12 एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। यानी कि पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, वो खाने में से बी 12 को बाइंड कर लेंगे, फिर आके जाकर इलियम में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मदद करते हैं। ऐसे ही कई सारे ग्रुप फुट ड्रॉप के पेशेंट होते हैं, ड्रॉप फुट के, यानी कि जिनका अगर पैर अगर हमारा ऐसे रहता है तो ऐसे लटक जाता है, उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ड्रॉप ड्रॉप फुट का मुख्य कारण है विटामिन बी 12 की कमी, और विटामिन बी 12 भी इंट्रिंसिक फैक्टर पर निर्भर है, जो कि इसी गैस ओनली यानी कि पेट के भाग में बनता है। तो इस बीमारी में भी हम इस भाग में रक्त का संचार होना जरूरी है, यानी कि और दिक्कत ड्रॉप फुट की है। लेकिन उसके पीछे कितने सारे कारण बनते जा रहे हैं कि ये दिक्कत भी हो सकती है, यहाँ से दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों को जो हम आपका CNRS गैस गैस देते हैं या बिट्टो गैस देते हैं, तो फूड ड्रॉप के पेशेंट को भी काफी आराम मिलता है। फिर यहाँ पर चीफ सेल्स भी हैं, यानी कि जो पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं, जो कि पेप्सिन का इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, जो कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट यानी कि 1 से 3 pH में पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। आमतौर पर जब पेप्सिनोजन सिक्रीट किया जाता है तब वह डाइजेशन में कोई भागीदारी नहीं लेता, परंतु जब वह HCl एसिड के संपर्क में आता है तब वह पेप्सिनोजन यानी कि जो निष्क्रिय फॉर्म था वो पेप्सिन सक्रिय रूप में आ जाता है। पेप्सिनोजन जब पेप्सिन में बदला जाएगा और प्रोटीन्स को पेप्टाइड के रूप में बचा देगा। अगर हम खाना खाते समय बीच में पानी पीते रहें, पेप्सिन नहीं बनेगा या ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा, तब भोजन के प्रोटीन्स अनपचे ही रह जाएंगे, जो बड़ी बीमारियों का मुख्य कारण बनेंगे। ये एलिमेंट्री वेद भाग 1 पेज नंबर 167 पर है। यानी कि गैसोलीन मजाक का एक और कारण निकल आया कि बीच में पानी पीते रहना। इतना अवेयरनेस है फिर भी लोग ये गलती कर देते हैं, तो लोगों को बताना बार बार जरूरी है। फिर यहाँ पर और क्या है, गैस्ट्रिन है यहाँ पर, जो कि एक जगह पर हम देखेंगे कि बी 12 फॉर्मूला है, जो बी 12 सॉरी HCl फॉर्मूला है, वहाँ पर गुरुजी ने दिखाया हुआ है कि गैस्ट्रिन 1 पॉइंट गॉल देने से मिडिल पॉइंट पर ये पाइलोरस के पास कुछ सेल्स हैं जो पेराइटल सेल्स को HCl सिक्रेट करने के लिए उकसाएंगे। फिर यहाँ पर म्यूकस सेल्स भी हैं। म्यूकस ये स्टमक की लाइनिंग को एसिड के प्रभाव से बचाता है। जो हमारा देखते हैं हम बलगम को इसको कहते हैं आसान भाषा में, जो बड़ा स्टिकी होता है और लुब्रिकेशन होती है उसमें, उसका ये गुण है कि इसके ऊपर HCl का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसके यहाँ से पूरी लाइनिंग पूरे पेट में पूरे इंटेस्टाइन में इनस तक जाती है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन को और स्टमक को लाइनिंग को बचाने का काम करती है HCl के प्रभाव से। ऊपर के सभी मैकेनिज्म को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। किसी एक के बिगड़ने से बाकी सभी केमिकल्स सिक्रीशन और एक्शन में फर्क देखने को मिलेगा। क्यों,
क्योंकि और हमने अगर कुछ भी की दिक्कत हुई, मान लिया जाए अगर पेट से HCl ठीक से नहीं बना, एक दिन के लिए भी नहीं बना मान लिया जाए, तो वहां से एसिडिक खाना इंटेस्टाइन में जाएगा ही नहीं। यानी कि ऐसे का ऐसे खाना आगे निकल जाएगा। फिर जो वहां पर एनवायरनमेंट चाहिए था हमारे को सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो तो ये देख कर आता है कि यहाँ पर एसिडिक खाना आने वाला है। तो वहां से सारी की सारी मैकेनिज्म आगे स्लो हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसीलिए इस चीज को ठीक करना जरूरी है। तो पॉइंट्स जो कि गैस ओनली एरिया पर कार्य करते हैं, गैस ओनली पॉइंट जो हम देते हैं थाई पर, दो फिंगर, मेनली गैस ओनली के लिए लेफ्ट वाला NNS लेफ्ट, CNNS लेफ्ट और बिग गैस, ये सभी पॉइंट हमारे गैस ओनली पर कार्य करते हैं। अब इसमें अगला क्या आता है कि गैस ओनली पॉइंट हमने किस तरह समझे। गुरु जी ने कई जगह दिया हुआ है गैस ओनली पॉइंट, हमने किस तरह समझा और गुरु जी ने क्या बताया, साथ ही इस प्रयोग का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाए और कहाँ करना चाहिए। गुरु जी ने गैस ओनली पॉइंट कहाँ कहाँ यूज करके बताया है, और हमने कहाँ तक उसको समझा है कि ये यहाँ पर यूज हो सकता है। कहने का अर्थ कि गैस ओनली का जो यूज है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम। पहला, gas only point stimulates hydrogen ion secretion. Hydrogen ions are acidic in nature, so to reduce alkali we have to filter it out or produce. कहने का मतलब कि अगर बॉडी में एल्कली बढ़ी हुई है, सिंपल बात से हम समझें, तो या तो उसको हम बाहर निकलवा दें किडनी के जरिए, या उसको हम सप्रेस कर दें कुछ और दे के। क्या होगा इसमें, हमने हमने इसमें गैस ओनली दिया, गैस ओनली देने से वहां से HCl रिलीज होगा। तो HCl क्या करेगा, वहां सर हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे। हाइड्रोजन आयंस एसिडिक को बढ़ाएंगे और एल्कली को रिड्यूस कर देंगे। फिर क्या है कि इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि गैस ओनली राइट साइडेड भी कार्य करता है। फिर क्या है, एल्कली अगर बढ़ी हुई है, इनकी स्पास्टिसिटी है, कड़कपन है, क्योंकि गैस ओनली जो है हाइड्रोजन आयन से एसिडिक देगा, तो वो स्पास्टिसिटी को कम कर देगा, लेकिन उसमें जिसमें उसको जरूरत है। लिवर जीरो के दर्द में सबसे पहले गैस ओनली का प्रयोग किया जाता है। जो उसमें लिखा हुआ है वेद में कि जब भी किसी पेशेंट को लिवर जीरो में दर्द मिले, तो डायरेक्टली एल्कली ट्रीटमेंट ना देकर पहले गैस ओनली पॉइंट दें। जिन लोगों को लिवर जीरो का दर्द होता है, सामान्य तौर पर ऐसे लोगों को गैस ओनली में भी पेन मिलेगा। ऐसे में पेशेंट की कंडीशन देखते हुए उचित गैस ओनली पॉइंट देने से फायदा मिलता है। UDF में भी गैस ओनली से फायदा होता है, क्योंकि स्टमक में जो पेप्सिन है उसका काम प्रोटीन को पचाने का ही है। लेकिन एक बात ये भी समझने को होगी कि पैंक्रियाज भी प्रोटीन डाइजेशन में कार्य करता है। दोनों ऑर्गन्स का ठीक से कार्य करना जरूरी है। फिर एक सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा इसका यूज जो आता है स्टमक का, वो आता है कि इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में भी गैस ओनली यानी कि स्टमक का मुख्य रोल है। जो खाना हमने खाया, उसके साथ अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में आ गया, पेट का एसिड यानी कि HCl एसिड उसे खत्म कर देता है। ऐसा देखा गया है कि कुछ एलर्जी जो कि खाने के बाद हुई है, उसमें गैस ओनली देने से फायदा मिलता है। तो हमारा जो पेट है ये भी इम्यूनिटी में कार्य करता है। और जो कई बच्चों को स्टमक वॉर्म्स भी होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है कि उनमें भी मंदाग्नि जिसको कहते हैं, कि पेट में HCl एसिड की कमी है या वो शांत है, कम है, इस कारण ही वो बैक्टीरिया या वॉर्म वहां पर ग्रो कर पा रहा है। फिर इसके बाद आता है, गुरुजी ने क्या बताया है वेद में, ऐसा भी हो सकता है कि रोगी की एल्करी जो अधिक दिख रही है वह असल में नॉर्मल है, लेकिन उसके पेट में एसिड की मात्रा कम होने से उसकी एल्कली नॉर्मल होने पर भी अधिक दिखाई देगी। ऐसे लोगों को चेक करने पर अक्सर गैस के पॉइंट में दर्द होता है, एवं पूछने पर पता चलेगा कि रोगी को संडास में अनपचा खाना आता है। इसका अर्थ है कि उसके पेट में रक्त का प्रवाह पर्याप्त नहीं है। एलिमेंट्री वेद भाग एलिमेंट्री वेद भाग 1 पेज नंबर 43 का ये सेंटेंस है। फिर आगे गुरुजी ने क्या बताया कि दूसरी बात की पेट की एसिड का pH 3 से नीचे यानी कि 1 तक जाने से, इतनी सख्त एसिड होने से भी कोई वायरस या बैक्टीरिया वहां पर जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर पेट में एसिड ठीक मात्रा में नहीं बन रही है, तो बैक्टीरिया या वायरस भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इसका मतलब है कि यदि लीवर जीरो में दर्द होने पर भी पहले हम यानी कि एल्कली ट्रीटमेंट फॉर्मूला नहीं देंगे, हमें पहले उसके UDF फॉर्मूला देना चाहिए। जो गुरुजी ने पहले UDF बनाया था वो सिर्फ 10 मेडुला 1 गैस ओनली था, या 1 गैस ओनली 1 गैस आई। इसमें 10 मेडुला दिया है वेगस नर्व के लिए। गैस ओनली से पेट को उकसाते हैं, जिससे HCl पेप्सिन इत्यादि ठीक से बनेंगे। UDF फॉर्मूला देने से पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक से बढ़ेगा, और ऐसा पाया गया है कि कई रोगियों को इसी से एल्कली के लक्षण में
एकदम कम हो जाते हैं, कमी दिखाई देती है। ये लिखा है एलिमेंट्री वेद एक, पेज नंबर 44 में। फिर आता है कि टू फिंगर एनएनएस और विक्टो गैस। एनएनएस द्वारा हम सूक्ष्म या महीन रूप से जिस अंग में गड़बड़ी है उसे अकेले भी ठीक कर सकते हैं, और चाहे तो कई सारे अंगों को एक के बाद एक के सेट करके। एनएनएस का कार्य टीवी के रिमोट कंट्रोल जैसा है, जिससे हम एक चैनल को सूक्ष्म रूप से ट्यून कर सकते हैं। टू फिंगर द्वारा भी गैस होने का दर्द तथा गैस के कारण होने वाले दर्दों में पेशेंट को काफी आराम मिलता है। कई बार देखा जाता है कि पेशेंट को गैस बनी हुई है, टू फिंगर गैस गैस भी दे देंगे, एनएनएस भी दे देंगे, तो उसको उसमें रिलीफ मिल जाता है अच्छा खासा। मतलब विक्टो गैस ये ऐसे लोगों में फायदेमंद पाया जाता है जिन्हें चलते वक्त पहला कदम आगे बढ़ाने में समस्या हो, या कमर में दर्द हो, जैसा हमने श्वास मेजर मसल के बारे में पढ़ा था। और दूसरा ये भी कि L4 L5 की नर्व्स विक्टो यानी अंगूठे तक जाती हैं। इसका सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि गुरुजी ने पहले के फॉर्मूलाज में विक्टो गैस का यूज किया हुआ है। जैसा कि नीचे दिखाया हुआ है कि आपकी 20 सेकंड इंटू 6 विक्टो गैस और 10 ऑर्गन क्लियरेंस और सेक्रेट क्लियरेंस। फिर इसके बाद एक सबसे बड़ा कारण जो आजकल लोगों को गैस होने का दर्द जाने को नहीं देता। आजकल अधिकतर लोगों को स्टमक की लाइनिंग किसी न किसी तरह से खराब हो रखी है। मैक्सिमम लोगों को मिल जाएगा ये। इसके कारण स्टमक की लाइनिंग पर मौजूद कई सारे सेल्स, जैसे पैराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल, म्यूकस सेल्स पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण HCl एसिड ठीक से नहीं बनेगा, पेप्सिन ठीक से कार्य नहीं बनेगा करेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर भी बहुत कम मात्रा में बनते रहेंगे। इसी कारण कई पेशेंट के गैस होने का दर्द लंबे समय तक नहीं निकलता, और बार बार उन्हें गैस बनती रहती है, और ये सिलसिला उनके चलता रहता है। हम क्यों जीभ देखते हैं बार बार? ये देखने के लिए कि इसकी पेट की स्थिति है क्या इस टाइम पर। क्योंकि हम ये तो है नहीं है कि हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे अंदर की क्या चल रहा है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, जीभ देखकर हमें पता चलेगा कि ये दिक्कत है कि नहीं। कई लोगों को आप देखेंगे, तुमको मुंह के जरिए जब बलगम आएगी उसमें ब्लीडिंग भी आती है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ, इसके पेट में अल्सर हो सकते हैं जो ब्लीड कर रहे हैं अभी। इसी तरह हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट को दिक्कत क्या है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को दर्द बना हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों बना हुआ है। तो कई लोग क्या करेंगे, गैस ओनली, 6 गैस ओनली, 10 गैस ओनली, 16 गैस ओनली देते रहेंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि गैस ओनली अगर अधिक दे दिया तो ये बैक मार जाएगा और वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए जो भी पॉइंट दें हमेशा देख कर परख कर दें। लेटेस्ट रिसर्च में ऐसा भी देखा गया है कि वायरल हिस्ट्री के पेशेंट में जब हम गैस ओनली का दर्द मिलता है, डायरेक्टली गैस ओनली ना देकर जब वायरल ट्रीटमेंट और पॉइंट लीवर का जो सेट है वो भी देंगे, केवल उसी से पेशेंट का गैस ओनली का दर्द भी गायब होने लगता है। ये लेटेस्ट हमने जाना है इस चीज को। ऐसे ही जिन पेशेंट में हम 12 लीवर 6 ADR देते हैं, उन लोगों में भी साथ के साथ गैस ओनली का दर्द कम हो जाता है। ऐसे अलग अलग पेशेंट में जब हम जरूरत के अनुसार सिर्फ पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ट्रीटमेंट देते हैं, तो भी उसे पेन पॉइंट में आराम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिक्कत पेशेंट को है, अगर हम उसकी कंडीशन देखकर, पेन पॉइंट देखकर, उसकी हिस्ट्री देखकर सिर्फ ट्रीटमेंट देंगे, तो भी पेशेंट को फायदा मिलता है वहां से। और मिलता अभी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही मिलना शुरू हुआ है, पहले ही मिलता था, लेकिन हमने उस चीज पर कभी गौर नहीं किया कि गुरुजी ने क्यों किया है ऐसा ये। इसीलिए पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सिम्टम, उसकी जो कंडीशन है, वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि एनलार्जमेंट के केसेस में अगर डायरेक्टली गैस ओनली दिया जाता है तो पेशेंट को कभी कभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो ऐसे केसेस में गैस ओनली को डायरेक्टली स्टिमुलेट ना करके पेशेंट के अन्य डिटेल्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इनको स्प्लीनोमेगाली, हेपाटोमेगाली, कार्डियोमेगाली, और कई लोगों को जो स्टेट भी एनलार्ज होता है, वहां पर भी लोगों को अगर हम गैस ओनली सीधा से दे देंगे, ये अगर गैस उन्हें देना भी है तो गैस आई के साथ में दें, या तो एनएन के साथ दे दें, तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, गैस उन्हें अकेला दे देंगे। अकेला देने से वो दिक्कत उनको कई बार बढ़ जाती है, किसी को लिवर की सीवियर दिक्कत हो कई बार, तो लोग कई बार गैस ओनली को बहुत ज़्यादा दे देते हैं कि यहाँ से फायदा मिलेगा। तो कई बार वो दिक्कत भी उनकी बढ़ती हुई महसूस होती है। गैस ओनली को डायरेक्टली देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमने कौन सा पॉइंट क्यों दिया है, बस यही पता हो तो बहुत बढ़िया हमारे लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमने क्यों किया है, ये डायग्नोसिस के साथ की है, ये कंडीशन देखते हुए की है, तो हमें ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ साथ उम्मीद है कि आपको समझ आया हो गैस ओनली के बारे में कि ये एक ही पेन पॉइंट कितना डीप है, बहुत डीप है ये। इसको समझते समझते गुरु जी ने कितना समय हमारे को दिया,
इतनी बुक्स लिख डाली इस चीज के पीछे कि एक ही दर्द के पीछे कितना कुछ मिल जाता है, कितनी जगह पर ये पॉइंट यूज होते हैं, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि क्यों दिए हो रहे हैं ये। और ये कितने इसके अलावा अन्य ट्रीटमेंट हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं दिखता कि ये यहाँ भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो कार्य कर भी रहे हैं और आगे कार्य करते भी रहेंगे। तो इसी के साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी के लिए फिर से दो शब्द: हमेशा दूसरों को रोशनी दिया करते, चिराग अपने लिए तो नहीं जला करते। यानी कि जो गुरु जी हैं, वो जल तो हमारे लिए रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए तपस्या की है इतनी, खुद के लिए उन्होंने क्या किया और खुद के लिए क्या करते, वो जो किया उन्होंने हमारे लिए किया है, हम सबके भले के लिए किया है, मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने खुद को दांव पर लगाया, खुद के लिए इतना तपस्या की। इसी के साथ सबको जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आशा हुआ कि आप पढ़ाई करेंगे, करते भी रहेंगे। और इसी के साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी है, एक एडवाइस भी है। आने वाले जनवरी में हम फिर से एक बार डब्ल्यूडी के लिए एक स्पेशल क्लास करेंगे, लेकिन जो क्लास रहेगी वो थोड़ी सी इंटरेक्टिव रहेगी पहले की तरह। तो इसलिए सबसे एक निवेदन है कि सब लोग इस महीने अच्छे से डब्ल्यूडी के ऊपर अध्ययन करें, चाहे वो कहीं से भी करें, कोई इससे इशू नहीं है कि हमने आयुर्वेद से पढ़ा, इधर से पढ़ा, कहीं से भी करेंगे, लेकिन डब्ल्यूडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इसके सिस्टम है, जो भी डब्ल्यूडी एरिया में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, उससे संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं आजकल लोगों को, जो हम बात करेंगे वो आज ही करेंगे, प्रेजेंट ही करेंगे, कि आज के समय में जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और वो क्यों आ रही है। इसीलिए इस महीने पूरा डब्ल्यूडी के ऊपर आपको जहाँ से यूट्यूब से मिलता है, किसी बुक से मिलता है, किसी आर्टिकल से मिलता है, सब पढ़िए। अगले महीने यानी कि जनवरी में हम फिर से डब्ल्यूडी के ऊपर एक स्पेशल क्लास करेंगे। इसमें डब्ल्यूडी के स्पेशल क्यों वो दिक्कतें आ रही हैं और वो दिक्कतें कैसे ठीक हो सकती हैं, पेशेंट की लाइफस्टाइल के द्वारा और हमारे न्यू थेरेपी के ट्रीटमेंट के द्वारा, सब चीज़ पर डिस्कशन होगा। तो इसी के साथ सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।